साथियों, आज यहां हुबली में एकत्रित हुए आप सभी संघर्ष वीरों को मेरा प्रणाम। आज का दिन हम सभी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह उस आंदोलन की 10वीं वर्षगांठ है जिसका जन्म 26 जुलाई 2015 को कारगिल दिवस के पावन अवसर पर बुढ़ाना में हुआ था। उस दिन एक विशाल मोर्चे के साथ इस ईपीएस संघर्ष का शंखनाद हुआ था। ठीक 10 साल पहले आज ही के दिन इस पावन भूमि से यह आंदोलन शुरू हुआ था। 10 साल का यह सफर एक लंबा और थका देने वाला सफर रहा है। हमने 100% प्रयास किए हैं, 100% मेहनत की है, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, 0। यह बात सुनकर मन में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 10 वर्षों में हमने जो कुछ हासिल किया है वह अविश्वसनीय है और शायद आप में से बहुतों को इसकी जानकारी भी नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उन उपलब्धियों से अवगत कराऊं। इन 10 वर्षों में हमने पूरे भारतवर्ष में एक सशक्त संगठन खड़ा किया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी पहुंच बनी है। आज इस घनघोर बारिश में भी आप सभी की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके संघर्ष का, आपकी दृढ़ता का ही परिणाम है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। हमारे इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की है। हमने उन्हें अपने प्रश्न से अवगत कराया, अपनी पीड़ा सुनाई और उनसे यह निवेदन किया कि वे इसका समाधान निकालें। दोनों ही बार उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा था कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, मैं यह काम करूंगा। ये बात मेरे सामने मेरा हाथ पकड़कर कही गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद हम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री महोदया से भी 3 बार मिले। एक बार हमारे नरकुल सर भी साथ थे, शायद 2 बार वे भी उपस्थित थे और ताई जी भी थीं। हमने उन्हें अपनी स्थिति विस्तार से समझाई। हमने उन्हें बताया कि वित्त मंत्रालय यह तर्क देता है कि ईपीएस का उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह आपका स्वयं का योगदान है और इसी से आपको पेंशन मिलती है, इसलिए भारत सरकार इसमें कोई पैसा नहीं देगी। हमने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, मैडम, श्रमयोगी मानधन योजना में आप 100% पैसे देते हैं। यदि कोई 100 रुपये का योगदान करता है तो आप उसमें 100 रुपये देते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों की ईपीएस योजना में भारत सरकार 18.5% का योगदान करती है। फिर हमारी पेंशन स्कीम में भारत सरकार का योगदान 0 क्यों है? यह जो 1.16% दिया जाता है वह प्रशासनिक खर्चों के लिए है, पेंशन के लिए नहीं। हमने उनसे सीधे पूछा, क्या हम भारत माता के सौतेले पुत्र हैं? यदि नहीं तो हमारे साथ यह भेदभाव क्यों? किसी को एक पेंशन मिलती है, किसी को दूसरी पेंशन, किसी को तो मुफ्त में पेंशन मिल रही है, और हमने 30 साल तक काम करने के बाद, पैसे भरने के बाद भी हमारी पेंशन ऐसी है जिस पर हमें हंसी आती है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। 800 रुपये, 900 रुपये, 500 रुपये। मुझे याद है 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने ईपीएस 95 की पेंशन 1000 रुपये कर दी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 36,60,000 लोगों को आज भी 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह उस उम्र में हो रहा है जब हम 60 साल के हो चुके हैं, हमारी पत्नियां 60 साल की हो चुकी हैं और हमारे बच्चों के पास भी अच्छी नौकरियां नहीं हैं। वे 5000 रुपये के अनुबंध पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारे बच्चे अच्छे भी हों तो भी वे हम पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। यह बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चों ने भी हमें छोड़ दिया है और हमारी सरकार, जो हमारे माता पिता की तरह होती है, उसने भी हमें भुला दिया है। जिस देश के लिए हमने काम किया, पैसे भरे ताकि हमारा बुढ़ापा ठीक से कट सके, उस देश ने हमें भुला दिया। और जिस घर के लिए हमने अपना जीवन खपा दिया, जिसके लिए हमने कष्ट सहे, भाइयों की शादियां की, बहनों की शादियां की, बच्चों को पढ़ाया, कर्जा उठाया, उधार लिया, उसके बाद आज वो बच्चे भी हमारे अपने नहीं हैं। क्या यह सही नहीं है? यदि आप में से कोई यह सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी उसके सामने हाथ फैलाते हैं, बेटा 200 रुपये दे दे या बेटा 500 रुपये दे दे? जिस हाथ ने जिंदगी भर उसे पैसे दिए, लंगोट बनियान से लेकर किताबों तक सब कुछ दिया, वही हाथ आज लेने वाला हो गया है।
और यदि उस बच्चे की पत्नी उसे यह बोले कि बाबा रोज रोज 200 रुपये मांगता है, तो आपके पास बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मुझे लगता है कि यहां बैठे अधिकांश लोग 80 से 90% लोग भाषण सुनने आए हैं और 10% लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं। जो सुनना चाहते हैं वे सुने, जो साथ रहना चाहते हैं वे रहें। हम सभी साथ में हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज आपके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, न सरकार, न घर के लोग, न ही आपके यूनियन के लोग। यूनियन के लोगों ने आपको तब तक सदस्य रखा जब तक आप अपनी मासिक फीस भरते थे, जब तक आपको पगार मिलती थी, सैलरी मिलती थी, तब तक आप यूनियन के सदस्य थे। आप किसी भी यूनियन के हों, बीएमएस के हों, इंटेक के हों, सीटू के हों, आइक के हों या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी की यूनियन के हों, आप तब तक अपनी फीस भरते थे, तब तक आप उसके सदस्य थे। लेकिन जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो क्या आप यूनियन के सदस्य रह गए? नहीं। तो आज बीएमएस आपकी तरफ नहीं देखती, गद्दार नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, सरकार नहीं देखती, तो हमारी तरफ कौन देखेगा? सीएनएससी एक ऐसा मंच है जो आपसे कहता है कि आप स्वयं अपनी तरफ देखें, संगठित हों, पूरा भारत एक हो और अपने हक के लिए लड़े। हम अपना हक लेकर रहेंगे। आपको अकेला समझने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं और हमारी कीमत हमारी एकता में है। अलग से मैं भी कुछ नहीं हूं, अलग से आप भी कुछ नहीं हैं। लेकिन जब हम एक साथ होंगे, एक ही मंच पर होंगे, तो हमारी बात इस सरकार को क्या, उस सरकार को भी सुननी पड़ेगी। जनता जनार्दन होती है। जनार्दन माने भगवान। जनता ही भगवान होती है। और जिन्हें यह लगता है कि कोई अशक्त आदमी कुछ नहीं कर सकता, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि 10 मुख वाले रावण को सोने की लंका होने के बावजूद वानरों ने हराया था। क्या यह सही नहीं है? हम आदमी हैं, इंसान हैं, हमें हमारा हक मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 जून को, आज 26 जुलाई है, यानी लगभग 40 दिन पहले, केंद्रीय श्रम मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मान ने हमें बुलाया था। उनके साथ 1 घंटे की चर्चा हुई। उस चर्चा में उन्होंने बताया, मेरी तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से, कामगार विभाग की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से मैं क्या दे सकता हूं, उसका मेरा पूरा हिसाब किताब तैयार है। अभी इसमें मुझे वित्त मंत्री की जरूरत पड़ेगी। तो हमने उनसे कहा कि वित्त मंत्री से हमारी बात हुई है और उन्होंने यह कहा है कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे वित्त मंत्री ने बुलाया है, 1-2 दिन में उनके साथ मेरी मुलाकात होगी। क्या बात समझ में आई है? ध्यान से सुनना, यह आपकी बात है। और उसके बाद यदि उनका और मेरा अच्छा विचार विमर्श नहीं रहा तो आदरणीय प्रधानमंत्री हम दोनों को बुलाएंगे और वह जो निर्णय लेंगे वह अंतिम निर्णय होगा। इसमें हो सकता है कि राज्य सरकार भी भाग ले। इसलिए आपको शेर बनना है, लोमड़ी नहीं बनना है। पेंशन सबको मिलेगी, सबका बनेगा, लेकिन किस तरीके से आप इसे प्राप्त करते हैं वह तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पेंशन 100% 7,500 रुपये। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये आपको बहुत जल्दी मिलेगी? जैसा कि हमारे हरियाणा जी ने कहा कि मार्च में कहा था कि अभी होगा, जून में कहा था कि अभी होगा। हम देने वाले नहीं हैं, हम मांगने वाले हैं और लड़कर मांगने वाले हैं। अब यदि साहूकार देने वाला आपको बोलता है कि मैं 2 दिन में दूंगा, तो आप घर वालों को क्या बोलेंगे कि वह 2 दिन में दे रहा है? यदि वह कहता है नहीं अभी नहीं होगा, अगले महीने देता हूं, तो मैं तो मांगने वाला हूं, देने वाला तो नहीं हूं। हम देने वाले नहीं बल्कि मांगने वाले हैं। तो यदि साहूकार कहता है कि 8 दिन बाद आओ, तो हम घर वालों को बोलते हैं कि भैया 8 दिन में मिलेगा। इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे जो बताया जाता है, जो संकेत मिलते हैं, जो इंडिकेशन होते हैं, वह आपके सामने बताता हूं और आपका धीरज भी बताता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलता। अभी मुझे जो बताया गया है, आपका काम कभी भी हो सकता है। आपको 7,500 रुपये महीना भत्ता मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब इसमें भी एक क्या, छाती भत्ता बोलते हैं। समझो उन्होंने थोड़ा कम दिया, हम ले लेंगे। क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, कन्नड़ में भी होगी, भागते भूत की लंगोटी ही सही। और हमारे लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। जो भी मिलेगा लेंगे, आगे चलकर संघर्ष करेंगे। लेकिन जब तक कोई घोषणा नहीं होती, हम 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की बात करेंगे। क्यों नहीं हो रहा है वह भी बताया। अब यह हुई एक बात, आपकी मेडिकल सुविधा का काम सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से स्वीकृत हो गया है। मंत्री जी ने कहा था कि 70 साल के बाद आयुष्मान भारत सबको मिलता है, आप भी ले लो।
हमने कहा, ऐसा नहीं होता। कामगार का जीवन बहुत कठिन होता है। उसे गन्ने की तरह इधर से डालते हैं, उधर से चिपटा निकलता है, पूरा जूस खींच लेते हैं। तो हमें मेडिकल सुविधा 58 साल के बाद चाहिए। ये उन्होंने स्वीकार किया है। हमारे ईपीएस पेंशन धारकों को और उनकी पत्नी को मेडिकल सुविधा 58 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इसकी भी घोषणा वे करेंगे। जितने भी उच्च पेंशन के मामले हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं। जिन्हें उच्च पेंशन मिल रही है वे याद रखें कि एनएसएससी का आपकी लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा है। जबकि कई लोग कहते हैं कि पैसे जमा किए, फिर वकील को दिए, वो पैसे दिए, कुछ लिए, कुछ। हमने ऐसा नहीं किया। हम इसके लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक आपको जनसमर्थन नहीं मिलता कोई भी निर्णय सही नहीं देता। तो ये चीजें हैं। इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे मिलने आया हूं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान मंदिर से उठकर आया और मेरे घर में आया, आपके घर में आया, बोला मेरा दर्शन कर लो, तुम बड़े भक्त हो? ऐसा होता है क्या? हमें मंदिर में जाना पड़ता है। तो मैं बुढ़ाना से आया हूं मेरे मंदिर में, मेरे भगवान के दर्शन करने। आप हमारे भगवान हैं और मेरे भगवान आप हैं, इसलिए मैं आकर इस मंदिर में आया हूं। जैसे आप मेरे भगवान हैं वैसे आपके भी तो कोई भगवान होंगे। वे लोग हैं जो आज सभा में नहीं हैं। भगवान दिखते हैं क्या? भगवान दिखते क्या? आज भी नहीं दिख रहे वे यहां। वे भगवान जो यहां तक नहीं आए वे आपको नहीं दिख रहे, तो आप उन्हें ढूंढो। वे कौन से भगवान हैं? कोई भगवान बोलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो बोलना यार मेरी भी ठीक नहीं, फिर भी मैं बराबर हूं। तबीयत किसकी ठीक है? अरे जब आप संघर्ष में रहोगे तो तबीयत बिगड़ेगी। आप अकेले घर में बैठोगे तो तबीयत बिगड़ेगी। सुनो, प्रिस्क्रिप्शन तो आप अपने भगवान ढूंढो और इस संगठन में उन्हें जोड़ो और फिर तैयार करो एक ऐसा विश्व रूप दर्शन, एक ऐसा बड़ा विशाल विश्व रूप दर्शन का बहुत बड़ा समाज जिसको देखकर सरकार भी डरे। इतना ही कहता हूं, ज्यादा समय हो गया है। अभी जब हम लोग सब घूम रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, साहब ये सभी हमारे नेतागण मेहनत कर रहे हैं, तभी एक टीम हमारी दिल्ली में है। दिल्ली में एक टीम बैठी है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सिंह जी, आदरणीय बहुगुणा जी जो दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे राजीव भटनागर जी और बीएस राणा जी, ये सब लोग दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं और सभी को यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नेता जल्दी से जल्दी आए। तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हैं। पूरा हिंदुस्तान का ज्येष्ठ नागरिक आपके साथ है। तो आपको यह हिम्मत रखनी है और जीतना है। जीत के सिवा हमें कोई विकल्प नहीं है। हमें या तो अभी दिल्ली में जाकर या तो जीतना है या हारना नहीं है, या तो जीतना है या फिर जो भी करना है करेंगे, लेकिन अपना हक हम छीन कर रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सबको मैं मौका देने आया हूं दिल्ली में आने का। आप सब लोग दिल्ली आइए और देखिए ये जो टीम वहां दिल्ली में गई है, क्या पूरी व्यवस्था अपने प्रेशर कुकर जैसी जो दिल्ली में गई, ऊपर का ढक्कन फिट कर रहे हैं और हम लोग नीचे से आग लगा रहे हैं। जब पूरा ढक्कन बंद होगा और नीचे से आग लगेगी तब सरकार की सीटी बजेगी और फिर अंदर जो दाल है वह फिर जलेगी। आग लगाने के लिए ऊपर का ढक्कन टाइट करने के लिए एक टीम दिल्ली में है और नीचे से आग लगाने के लिए हमारी टीम है। इसीलिए हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और हमको लड़ना है, निराश नहीं होना है। कई लोग बोलेंगे अरे नहीं होता है। बोला नहीं होगा तो नहीं होगा, लड़ूंगा तो सही। तो हम 2 नारे देंगे। हम सब एक क्यों हैं? अब यहां पर बैठे हुए कोई सोशल फैक्ट्री का है, कोई डीसीसी बैंक का है, कोई और कहीं का है। अलग अलग विभागों से हम लोग हैं। हम एक धर्म से नहीं, एक जाति से नहीं, लेकिन हम सब भारतीय हैं और हम सभी का दुख एक ही है। इसीलिए हम सब एक हैं। बहुत अभी मैं बता रहा हूं तो ये भी 4-5। दूसरा हमारा नाम है ज्येष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत इसलिए कि हमारा भारत देश दुनिया में सबसे ज्येष्ठ भी देश है, पुरातन देश है। उसकी संस्कृति बहुत पुरातन है, अच्छी है, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ देश है। तो हमारा जो देश है वह श्रेष्ठ देश है। उस देश से हम श्रेष्ठ नागरिक हैं और इसका हमें अभिमान है। इसका हमें अभिमान है। जय जय जय।